This is Piyush Chauve, and in this particular video we will discuss the very important और जो सबसे ज़्यादा भी इन नीड टॉपिक है, दैट इज जो अभी आपका एसएससी सीपीओ 2025 का एग्ज़ाम है, राइट। उसमें अभी कुछ लास्ट के 30 डेज ही अप्रॉक्स बचे हैं। बस एग्ज़ाम स्केड्यूल्ड है दिसंबर एंड में या मिड ऑफ दिसंबर में। सो वी विल मेक अ 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्ज़ाम, राइट, कि कैसे आप प्रोसीड करना है, क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेंगे, राइट। प्रीलिम्स फोकस्ड रहेगा एवरीथिंग। अभी मेजर फोकस आपका क्लियरिंग प्रीलिम्स को होना चाहिए, राइट। अभी उसके बाद फिर बाकी की स्टेजेस हैं तो उन पे अभी इतना मेजर फोकस नहीं रखना। अभी अपन को प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहना, बिकॉज स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम काफ़ी डिले हो गया तो अब बहुत ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं मिलेगा। और उसको कैसे प्रिपेयर करना है एवरीथिंग वी विल डिस्कस, क्योंकि पैटर्न चेंज भी हुआ, राइट। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ जिस बिकॉज कि मैंने जो लास्ट वीडियो सीपीओ पे बनाई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि अब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ। कुछ लोगों का मैथ्स का कहना था, कुछ लोगों का इंग्लिश का कहना था। वी विल कंपाइल ऑल दी सब्जेक्ट्स और उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैटर्न अब क्या हो गया, राइट। जो लोग अभी अवेयर नहीं है, तो पैटर्न पहले क्या था और अब क्या हो गया, राइट। तो जो ओल्ड पैटर्न था और अब क्या हो गया, न्यू पैटर्न। तो जो ओल्ड पैटर्न था उसमें वही जो जनरल पैटर्न है अभी एसएससी के अंदर, जिसमें 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट्स के थे, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, राइट। कोई सेक्शनल टाइम 25 नहीं था ऑब्वियसली, सॉरी सॉरी 25 मैं बोल रहा हूँ। 25 नहीं, 50-50 क्वेश्चन थे चारों सब्जेक्ट्स के। बाकी में 25-25 होते हैं एसएससी के अंदर, इसमें 50 थे। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे। ओवरऑल आपका 200 नंबर का पेपर था और इन सबको ओवरऑल मिला के 2 घंटे टाइम मिलता था, राइट। ये पेपर पहले पेपर पैटर्न था, राइट। अब क्या हो गया, सेम सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे हर सब्जेक्ट में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। दैट मीन्स 30 मिनट आपको हर सब्जेक्ट्स में मिलेंगे, राइट, ईच सब्जेक्ट से। तो इसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग और वो इंग्लिश और जीएस में तो कुछ बहुत स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं मिलेगा, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ में। बस ये दोनों उतना टाइम इनमें इशू नहीं होता है इन सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे कंटेंट और एक्यूरेसी इशू होती है, तो इसमें इतना आपको ना तो मार्क्स में एवरेज मार्क्स में डिक्रीजमेंट मिलेगा इफ़ द लेवल ऑफ एग्ज़ाम रिमेन्स एज द प्रीवियस ईयर, बट वैसा रहने वाला नहीं है। वेंडर भी चेंज हो गया, राइट, और लेवल भी पेपर का बनने का सब कुछ चेंज हो रहा है, तो वैसा तो नहीं रहेगा। स्टिल इनके एवरेज मार्क्स गिरेगा ही गिरेगा, बट टाइम की वजह से उसमें इतना इशू नहीं आएगा। इशू आएगा टाइम की वजह से आपका रीजनिंग सेक्शन में और मैथ सेक्शन में, राइट। क्योंकि पहले क्या होता था, इनमें जो 60 मिनट मिल रहे हैं वो 60 मिनट का पेपर होता ही नहीं था इनका। एट दी रोस्ट कंडीशन इनका पेपर आप 30 मिनट में कर लोगे, राइट, एट दी रोस्ट कंडीशन। और उसके बाद जो इसके 30 मिनट मिलते थे उसको अपन यूटिलाइज करते थे इन दोनों सेक्शन में, राइट। तो इसमें एक्सेस मार्क्स बढ़ जाते थे। इसी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ आप देखोगे कि जो पहले रहती थी ओल्ड पैटर्न में, उससे कट ऑफ का डिक्रीजमेंट इस पैटर्न में देखने को मिलेगा, श्योर शॉट देखने को मिलेगा। आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा, राइट। अब हाँ, एक अगर ये पैटर्न के हिसाब से लेवल एग्जाम सेम रहता है, लेवल ऑफ एग्जाम, बट लेवल ऑफ एग्जाम अब सेम नहीं रहेगा ऑब्वियसली, थोड़ा सा तो लेवल अप होगा ही होगा, जो अभी प्रीवियस सीजीएल में भी देखने को मिला और सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में भी देखने को मिला। तो यहाँ पे भी लेवल तो अप होगा ही होगा, उसकी वजह से भी कुछ कट ऑफ में डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली ओवरऑल सबको कंपाउंड करें तो कट ऑफ ये मान के चलो कि आप जो लास्ट ईयर से थी उसकी या तो अराउंड ही रहेगी या उससे कम ही होगी, बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है, राइट। तो सबसे पहले तो अपन को ये दिमाग में रखना है कि कट ऑफ उसी के अराउंड रहेगी, उसके हिसाब से अब हम आगे प्रिपेयर करेंगे कि कैसे अपन को प्रीलिम्स में एक डिसेंट स्कोर अचीव करना। और अगेन कट ऑफ इज़ नॉट समथिंग दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन, क्योंकि प्रीलिम्स में कट ऑफ बहुत कम रहती है जस्ट बिकॉज कि मेंस इसका डायरेक्ट नहीं होता, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, तो कट ऑफ ये कम रहती है। बट उस कट ऑफ के आसपास वाले लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं होते, दे गॉट आउट इनटू द मेरिट, राइट। सो वहाँ पे उनको वैसे भी सिलेक्शन नहीं होता। तो अपन को ये मतलब नहीं रखना कि अगर 110 भी कट ऑफ जा रही है तो मेरे 111 है, दैट मीन्स आई एम इन द सेफ जोन, नहीं, वो नहीं होने वाला, ठीक है। ना दी सेकंड पॉइंट, अब ऐसा क्या करना चाहिए, राइट, कि जो अभी बेनिफिट अपन को मिल जाए, या जो कॉस्ट टू टाइम रेशियो जिसका बहुत अच्छा है ना, इस पर टाइम कम इनपुट करना पड़े, रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। तो अभी मॉक और सिलेबस रिवीजन दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं लास्ट के टाइम में, राइट। सिलेबस रिवीजन, ये दो एस्पेक्ट होते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपको मार्क में इंक्रीमेंट दिखाते हैं, राइट। मॉक्स इज फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, राइट। जिन एग्जाम्स में टाइम एक इशू है, राइट, तो वहाँ पे मॉक्स इंपॉर्टेंट है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट, क्योंकि अपन ऑफलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लगभग हो ही गई है, स्टूडेंट्स बहुत कम करते हैं उसमें और बोरियत भी आती है। तो जो ऑनलाइन एग्जाम्स है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑनलाइन जितना आप मॉक के इंटरफेस से फेमिलियर रहोगे
जितना स्क्रीन में देख के क्वेश्चन को फेमिलियर होगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एक्चुअल एग्जाम। क्योंकि आप स्क्रीन हैबिचुअल हो चुके होते हो, आपको वहाँ पे मिसमैनेजमेंट नहीं देखने को मिलता, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो या एक्चुअल में जो उसको डिडक्ट कर रहे हो, राइट। कई बार क्या होता है, अपन लोग कुछ क्वेश्चन स्क्रीन में पढ़ते हैं, देन जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ कुछ का कुछ समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क टू वाटर रेशियो पूछते हैं अपन, वाटर टू मिल्क रेशियो उसको समझ लेते हैं। तो ये कई बार होता है इफ़ यू आर वीक इन स्क्रीनिंग डिडक्शन, राइट। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफलाइन प्रैक्टिस करने से, तो वो एक इशू बनते निकलता है। अगर आपने मॉक उतना ज़्यादा नहीं लगाया, स्टिल आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी, बट वो भी एक एस्पेक्ट है, तो उसकी वजह से भी मॉक आपको लगाना चाहिए, रेगुलर लगाना चाहिए। एट अप मतलब दिस इज दी स्टेज जहाँ से एटलीस्ट एक मॉक, फुल मॉक पर डे का आपको लगाना ही लगाना चाहिए। नाउ दिस सिलेबस रिवीजन इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप अंधाधुंध मॉक लगाए जा रहे हो, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी। मॉक कंटिन्यू मॉक देने से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होती इफ़ योर कंटेंट सेक्शन इज वीक, राइट। अगर कंटेंट सेक्शन बहुत पूरा डन है तब तो ठीक है कि मॉक पे मॉक लगाने से बेटर रहेगा। बट अगर आप मॉक में देख रहे हो कि लेट्स से ट्रिगो का क्वेश्चन आ रहा है, राइट, मैथ्स में मैं बात कर रहा हूँ, आपका ट्रिगो वीक है या वो कॉन्सेप्ट ही वीक है, ठीक है। अब आप उस क्वेश्चन को आप 50 मॉक में देख लेना, आप तब भी नहीं बना पाओगे, बनाओगे भी तो जब आपके एग्जाम में आएगा वहाँ पैनिक कर जाओगे, जस्ट बिकॉज कि योर कॉन्सेप्ट्स आर वीक उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो वो आता है सिलेबस रिवीजन के अंदर, राइट। तो आपको सिलेबस रिवीजन इसी वजह से करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करोगे, दैट मीन्स आपको जो आने वाला पोर्शन है वो आप मॉक में अपना परफॉर्म कर दोगे, बट दीज पोर्शन डेफिनेटली विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू योर फाइनल सिलेक्शन, राइट। तो उसको भी अपन को याद ध्यान पे रखते हुए सिलेबस रिवीजन पे भी इक्वली फोकस करना ना, सिलेबस रिवीजन और इनको कैसे साइमल्टेनियसली अपन लोग चला पाएंगे। मॉक कैसे करना, राइट, मॉक्स को कैसे मैनेज करना कि अपन को कितने मॉक देने, 2 मॉक 3 मॉक नहीं, 2 3 मॉक नहीं देने अभी फिलहाल में। आप एक फुल मॉक पे फोकस करके रखो कि एक फुल मॉक दो और उसका थॉरो एनालिसिस करो ना। व्हाट डज इट मीन बाय थॉरो एनालिसिस, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस माय प्रीवियस वीडियो। आप उसको अगर देखोगे मॉक वाला कि हाउ योर मॉक्स विल इम्प्रूव योर सिलेक्शन, चांसेस ऑफ सिलेक्शन, तो उस पर अपन आप देखोगे तो उस पर एनालिसिस वाला पार्ट मैंने पूरा डिस्कस करा। अगेन मैं यहाँ पे भी कुछ बता दूंगा, ऐसा नहीं है। एनालिसिस इन द सेंस कि आप अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत कर रहे हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, चाहे आप मैथ्स में हो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, उस जिस भी टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन गलत करो, उस टॉपिक को आपको कोर को इम्प्रूव करके देन आपको नेक्स्ट मॉक में जंप करना है, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस पार्ट, राइट। लेट्स से आपने कोई भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन गलत करा मैथ्स में, तो आप अगले मॉक में जाने से पहले वो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के पूरे पूरे करोगे खुद से रिवीजन, राइट। प्लस आप उसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन लगाओगे ज्योमेट्री के पीवाईक्यू, राइट, किसी भी पीवाईक्यू बुक से, पिनेकल हो या किरण हो, वट एवर द बुक, उससे 50 क्वेश्चन लगाओगे, देन आप न्यू मॉक में जंप करोगे, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस पार्ट। और यही आपका सिलेबस रिवीजन पार्ट भी होता है, राइट। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। आप जितना ब्यूटीफुल एनालिसिस करोगे वहीं आपका सिलेबस रिवीजन में भी कवर हो जाएगा, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा, आप इसी के साथ कर सकते हो। तो फिर आप मॉक की नंबर्स भी बढ़ा सकते हो, राइट। आप 2 कर लो क्योंकि आप यहीं पे सिलेबस रिवीजन करोगे, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अगेन अगर आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है सिलेबस रिवीजन की, और इसी को अपन लोग यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ मिक्स में होती रहती है और रिवीजन भी होता रहता है, तो दोनों चीज़ें कम टाइम में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकालती हैं। तो आपको अगर आप प्रॉपर देखो, 2 चीज़ें हैं, अगर तो आपके कोई और एग्जाम नहीं है, राइट, आप केवल और केवल इस टाइम पे सीपीओ को टारगेट करो जो दिसंबर में होने वाला है, एक तो वो स्टूडेंट होगा, एक होगा जिसके अदर एग्जाम है, कुछ के सीजीएल मेंस होगा, राइट, और भी कोई एग्जाम दे रहा होगा, लेट्स से दिल्ली पुलिस दे रहा है या सीपीओ भी दे रहा है, राइट, मतलब कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं, मल्टीपल एग्जाम दे रहे हैं, तो 2 टाइप के स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पे हो दैट मीन्स आप 1 मॉक दो और उसका थॉरो एनालिसिस करो, वो मोर देन इनफ है, राइट। बट अगर आप इस कैटेगरी में हो, तो आप एक मॉक मॉर्निंग में दो, फुल मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, एक फुल मॉक इवनिंग में दो, 1 इवनिंग में दो, राइट, उसको थॉरो एनालिसिस करो, प्लस आप 1 सेक्शनल दो मैथ्स का, उसका भी थॉरो एनालिसिस करो, राइट। ये 3 चीज़ें आपको करनी है, इसमें आपको लगभग 2 घंटा लगेगा, इसमें 2 घंटा लगेगा, इसमें आपको आधा घंटा, और मैं एनालिसिस पार्ट जोड़ के 1 घंटा माने ले रहा हूँ, टोटल 5 घंटा आपको मॉक अटेम्प्ट करना, राइट, 2 घंटा इसको एनालिसिस करना, राइट। तो जब ये 7 घंटे का आपका कोर्स स्टडी हो जाएगा, इसको आपको पर डे इसी
कोर स्टडी पे फोकस्ड रहना, 7 घंटे की जो रेगुलर स्टडीज है उसको आपको रेगुलर मैनर में रिगरस स्टडीज करनी है, राइट। इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, आपको जनरल स्टडीज के लिए कुछ स्पेसिफिक 1-2 घंटा देना है, जिसमें आप जनरल स्टडीज के कोर टॉपिक्स का रिवीजन करोगे, राइट, कोर टॉपिक्स का रिवीजन करोगे। स्टैटिक पोर्शन हो गया, और थोड़ा सा आप करंट अफेयर को भी यहाँ पे आप लेके चलोगे। 30 डेज बचे हैं आपको, एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको एक बार देख के जाना है। उस करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जीएस के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसमें करंट अफेयर का अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अब चूंकि देखो, यहाँ पे आप देखोगे जब सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लीड नहीं दे पाओगे। आपने बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि बहुत सेक्शन लगा रहे हैं, स्टिल आप यहाँ पे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन की लीड ले लोगे एट दी वेरी वेरी गुड कंडीशन कि आपकी मैथ्स बहुत गुड है और किसी और बंदे की मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तब आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन की लीड ले लोगे। अदरवाइज आप उतना यहाँ पे नहीं इंप्रूव कर सकते। सेम विद रीजनिंग, रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है एट दी वेरी वेरी गुड कंडीशन कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है और किसी और की नहीं है, मतलब इन द सेंस कि आपकी कितना भी अच्छा दिन हो, यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन की लीड ले पाओगे, राइट। तो इन दोनों में अगर आपने बहुत एफर्ट डाले भी, स्टिल आप 15 क्वेश्चन की ही लीड ले पाओगे। बट अगर आपकी जीएस आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए और इंग्लिश में आपकी स्किल्स हैं अच्छी, रीडिंग स्किल्स, तो आप एटलीस्ट वेरी रोस्ट कंडीशन में भी आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन के आसपास की रीड बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो इन दोनों पे आपको यहाँ पे फोकस करना है जब से सेक्शनल टाइमिंग आ गई। क्योंकि भाई 30 मिनट इसमें मिलने, 30 मिनट इसमें मिलने, तो क्या बैठ के क्या करोगे यहाँ 30 मिनट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे तो जंप कर नहीं पाओगे, तो इसको भी आपको इम्प्रूव करके चलना है, खासकर जीएस को। इंग्लिश तो फिर भी सीपीयू में स्टूडेंट्स इम्प्रूव करते ही है, बिकॉज कि उनको मेंस में भी वो 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं। बट जीएस को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करके चलते हैं व्हेन इट कम्स टू प्री एग्जाम, क्योंकि वो टाइम यहाँ यूटिलाइज किया करते थे पहले, अब वो टाइम यूटिलाइज करने को मिलना नहीं है। तो जीएस में अपन को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जीएस में 2 स्ट्रेटजीज है। ये जो दो दो 50 क्वेश्चन आप सुबह लगाओगे जीएस के, और 50 क्वेश्चन जो शाम को लगाओगे जीएस के, इन 100 क्वेश्चन को बहुत थॉरो एनालिसिस करना ना। व्हाट डज इट मीन बाई थॉरो एनालिसिस? 100 क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन शायद, 50 से 60 चलो मैं नहीं मान के चल रहा हूँ, एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन शायद आपको ना बने या गलत हो जाए, ये कंडीशन हो सकती है इन 100 क्वेश्चन में। तो इन पूरे जो ना बनने वाले क्वेश्चन है या जो गलत वाले क्वेश्चन है, इनके थॉरो एनालिसिस में आपको करना है। लेट्स से इनमें से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से थे, उन 10 क्वेश्चन में आपको देखना है कि कितने बुद्धिज्म से क्या क्वेश्चन थे। लेट्स से मैंने 4 टॉपिक में डिवाइड कर लिया। बुद्धिज्म से एक क्वेश्चन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन था, वैदिक एज से क्वेश्चन था, ठीक है, और मुगल एम्पायर से क्वेश्चन था। इन 4 टॉपिक से ये 10 क्वेश्चन थे। तो आपको इन चारों टॉपिक्स को पूरा रिवीजन करना है, पूरा थॉरो। आपके पास जो भी नोट्स होंगे उससे पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। सेम वेद अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन मान लो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन थे, प्रीएम्बल से क्वेश्चन था, राइट, और डीपीएसपी से क्वेश्चन था, ऐसे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन थे। तो आपको इन पूरे टॉपिक्स को बहुत थॉरो रिवाइज करना है, राइट। सेम विद आपके जिन जिन टॉपिक से, मतलब यही समझना है कि जो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन है उनमें जिन जिन टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। देन फिर आप अगले दिन के अगले 100 क्वेश्चन देखोगे मॉक के, और ये सेम प्रोसेस आपको उन 100 क्वेश्चन के साथ भी रिपीट करनी है, राइट। तो ये जब प्रोसेस आप पूरी रिपीट करोगे आज से 30 दिन, यानी 30 × 100, तो इससे आपके 3000 तो क्वेश्चन रेडी होंगे। और ये 3000 क्वेश्चन नहीं रेडी होंगे, आप इन 3000 क्वेश्चन के दौरान कई बार आपका पूरे जीके जीके का सिलेबस रिवाइज कर चुके होगे। और ये ट्रस्ट में दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज द जीके पोर्शन, राइट। जीके पोर्शन को रिवाइज करने के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है इन द एग्जाम टाइम, क्योंकि आप ऐसे तो कुछ भी उठा लोगे भाई, आपने हिस्ट्री उठाई, हिस्ट्री में कुछ भी रिवाइज कर लिया, राइट, वो भूल गए अगले दिन। बट जब इस तरीके से रिवाइज करोगे तो ये आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में पूरे रहेंगे। आपको लेट से बुद्धिज्म का क्वेश्चन आज भी मिल गया, बुद्धिज्म का क्वेश्चन आज से 3 दिन बाद भी मिल गया, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पैटर्न है वो आपको लगातार मॉक्स में मिलेंगे। और वही रिपीटेड पैटर्न का आप लगातार रिवीजन भी करते जाओगे, तो आपका जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होने वाली जीके है वो आपको रिवाइज हो जाएगी पूरी। और वो जो पहले बन भी नहीं रही थी वो पूरी रिवाइज हो जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आज जीके में फॉर लेट से 40 नंबर स्कोर कर रहे होगे, 40 तो नहीं 50 में मैं बोल रहा हूँ, 50 में लेट से अगर आज आप 20 नंबर स्कोर कर रहे होगे, तो 30 डेज बाद डेफिनेटली इसे 30 से 35 नंबर हो जाएगा। और दैट इज द वेरी वेरी गुड स्कोर इन व्हेन इट कम्स टू द जीके पोर्शन फॉर एसएससी एग्जाम, राइट। तो ये थॉरो एनालिसिस आपको जीके में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी। और सेम विद करना आपको मैथ रीजनिंग से, राइट। मैथ्स में मैंने बताई दी है कि अगर आपको परसेंटेज क्वेश्चन का, लेट से परसेंटेज टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा, तो आपको उसके 50 क्वेश्चन लगा के ही फिर नेक्स्ट में मॉक में जंप करना है ना। इस तरीके से बहुत एग्जाम
लेट्स से आपका परसेंटेज का तो गलत हो ही रहा, प्रॉफिट एंड लॉस का हो रहा और टाइम एंड वर्क का, इन टॉपिक्स का हो रहा, तो सेम विद सब टॉपिक्स, इससे भी 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगा के आपको मॉक में जाना है। दैट मीन अगर भाई इन टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तब तो ठीक है, अगर सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तो लगानी ही लगानी। सिली मिस्टेक हो रही तो आप फिर भी स्किप कर सकते हो कि यार बहुत सिली मिस्टेक है, मैंने सबसे सही लगा दी, तो उसमें उस केस में आप स्किप कर सकते हो कि ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुआ, राइट। सो दिस इज लास्ट 30 डेज स्टडी। इसको आप रिग्रेसिवली फॉलो करो, डेफिनेटली आप सीपीयू 2025 में पाओगे। तो आपका अगर आज के मॉक में जो मार्क्स आ रहा होगा उससे आप एटलीस्ट 30 मार्क्स इंप्रूव करा के ही आप एग्जाम में पहुंचोगे, राइट। अगर आपका आज 100 मार्क्स आ रहा है तो आप 130 पे एटलीस्ट गिरोगे, राइट। उससे ज़्यादा ही इंप्रूवमेंट होगा, ये मेरी बात मान के चलो, बट एटलीस्ट 30 मार्क्स आप इंप्रूव कर ही लोगे दिस स्टडीज, राइट। सो दिस इज फॉर टुडे, दिस इज फॉर टुडे, दिस इज फ्यूचर साइनिंग ऑफ।